हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th की एसएसटी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 29 यानी कि 29। आज की वर्कशीट बेहद आसान तो है ही है, साथ में बहुत इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। आज की वर्कशीट में हम समझने की कोशिश करेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या और ग्लोबलाइजेशन क्यों, वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्यों। अब ये जो वैश्वीकरण है ये आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपकी मार्केट में है, लेकिन आपने इसको समझा नहीं है। तो आज इस वर्कशीट में हम थोड़ा सा उसको समझेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर उनको हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 29 है, 29 नंबर है। हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस एसएसटी और डेट है हमारी 10 सितंबर 2020। सबसे पहले हम ग्लोबलाइजेशन को समझते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन क्या है। अब ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, विश्व जमा एकीकरण, यानी कि पूरे विश्व का एकीकरण हो जाना ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है। अब विश्व, पूरा विश्व है वो पिछले कुछ वर्षों में एक गांव की तरह हो गया है, इसे हम वैश्वीकरण बोलते हैं। एक अलग तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि पूरा विश्व वो अब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इसे हम वैश्वीकरण बोलते हैं, यानी कि पूरे विश्व का एकीकरण हो चुका है। पिछले 2 से 3 दशकों में, दशक में कितने वर्ष होते हैं, 10 वर्ष होते हैं, तो पिछले 20 से 30 वर्षों में अधिक से अधिक जो एमएनसी है, एमएनसी कौन सी होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज। पिछली वर्कशीट में बात की थी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनी वो कंपनी होती है जो एक से ज़्यादा देशों में व्यापार करती है या उत्पादन करती है, जैसे कि हमारे टाटा है या होंडा है या वीवो है या ओप्पो है, ये सभी क्या है, एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है। अब पिछले 2-3 दशकों में अधिक से अधिक जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो दुनिया भर के स्थानों की तलाश में, यानी कि दुनिया भर में ये अपना धंधा सेटअप कर रही है। अब अमेरिका की कंपनी है वो अपना कारखाना इंडिया में लगा रही है, चाइना की कंपनी है वो भी इंडिया में आ रही है, या इंडिया की कंपनी है वो अफ्रीका में जा रही है। अब वो दूसरे देशों में कहाँ लगाती है, जहाँ पर उनको लाभ मिले। अब लाभ के लिए वो 3 चीज़ें देखती है। एक तो वहाँ पर सस्ता श्रम मिलना चाहिए, यानी कि श्रमिक सस्ते होने चाहिए। दूसरा वहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध हो, और तीसरा बाजार। अब भारत में जो कंपनी आ रही है वो इसी कारण आ रही है, सस्ता श्रमिक। हम बहुत बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, बेरोजगारी बहुत है, सस्ता श्रम मिला है, पढ़े लिखे लोग मिल रहे हैं, इंजीनियर मिल रहे हैं। दूसरा यहाँ पे कच्चा माल भी उपलब्ध है, संसाधनों में भी धनी है, और तीसरा मार्केट तो हम हैं ही। तो जहाँ पर सस्ता श्रम, कच्चा माल और बाजार मिलता है, वहीं पर ये अपना निवेश करती है। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश है वो बढ़ रहा है। अब निवेश क्या होता है, जब हम भूमि खरीदते हैं, उपकरण खरीदते हैं या सामान खरीदते हैं, तो उसमें जो पैसा लगाते हैं वो निवेश है। जब कोई विदेशी कंपनी निवेश करती है तो उसे हम बोलते हैं विदेशी निवेश। साथ ही साथ इन देशों के बीच में विदेशी व्यापार भी तेज़ी से बढ़ा है, यानी कि एक तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई है पिछले कुछ वर्षों में, 20-30 वर्षों में। दूसरा जो विदेशी व्यापार था पहले सीमित था, हमारी आवश्यकताएं सीमित थी। अब जैसे जैसे हमारा विकास हो रहा है, हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही है, तो विदेशी व्यापार है वो भी बढ़ा है। अधिक से अधिक विदेशी निवेश है और अधिक से अधिक विदेशी व्यापार का परिणाम है कि विभिन्न देशों के उत्पादनों और बाजारों का एकीकरण हो गया है। यानी जो वस्तु भारत में बन रही है वो अमेरिका में मिल सकती है, अमेरिका वाली इंडिया में मिल सकती है, इंडिया वाली चाइना में मिल सकती है, कहीं की कहीं खरीदो। ज़रूरी नहीं कि हमारे यहाँ पे उत्पादन हो रहा कि नहीं हो रहा। कुछ देशों में उत्पादन नहीं हो रहा, लेकिन वो सामान की डिमांड उन देशों में बहुत अधिक होती है। तो इन कारणों से, बहुराष्ट्रीय कंपनी के कारण, बढ़ते विदेशी व्यापार के कारण, विदेशी निवेश के कारण पूरे विश्व है वो एक हो गया, एक दूसरे के पास आ गया, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो गया। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, जो आपसी संबंध है, और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है, यानी इसे ही हम वैश्वीकरण कहेंगे। विश्व का एक हो जाना वैश्वीकरण है, पूरा विश्व एक गांव की तरह हो गया, ये भी वैश्वीकरण है। एमएनसीज या बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच में अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और जो टेक्नोलॉजी है उसका आदान प्रदान हो रहा है। दुनिया के अधिकांश देश कुछ दशक पहले की तुलना में अब एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं। इसके अलावा देशों के बीच में लोगों की आवाजाही भी बढ़ी है। भारत के लोग विदेशों में खूब जा रहे हैं, विदेशों के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये सब कुछ आवाजाही भी वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाला एक कारक है।
तो वैश्वीकरण क्या है ये समझ में आ गया होगा। वैश्वीकरण के स्तंभ कौन से हैं? एक तो तकनीक में सुधार हुआ है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, दूसरा एमएनसीज है, तीसरा विदेशी व्यापार है। तो ये कुछ कारक है जिन्होंने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है। अब हम बात करेंगे कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं। तो वैश्वीकरण है वो किस कारण संभव हुआ? पहला तो है तकनीक, प्रौद्योगिकी जिसे हम बोलते हैं कि तकनीक में सुधार हुआ है। तकनीक दो तकनीकों में, एक तो परिवहन के साधनों में और दूसरा संचार के साधनों में, दोनों में तकनीक में सुधार हुआ है। पहले क्या होता था, समुद्री रास्तों से व्यापार होता था, 6 महीने से 1 साल तक लग जाता था, 1 वर्ष तक लग जाता था। अब जो जल्दी ख़राब होने वाला सामान है वो नहीं आ सकता था, जिसकी डिमांड हो, ट्रेंड में हो, वो अगर वहाँ से मंगवाएं तो तब तक ट्रेंड चला जाएगा, ऐसा होता था। लेकिन अब तकनीक में सुधार हुआ है, हम एक दूसरे से ज़्यादा अच्छे से जुड़ गए हैं। वायु परिवहन है वो उपलब्ध है, सस्ते में उपलब्ध है, इसके कारण व्यापार बढ़ा है। हम एक दूसरे के पास आए हैं, ब्रेकफास्ट यहाँ कीजिए और डकार आप लंदन में जाके ले सकते हो, लंच आप यूएसए में जाके कर सकते हो, कितना जल्दी। और सामान, प्रोडक्ट आपका 7 दिनों में प्रोडक्ट यूएसए से यहाँ पहुँच जाता है, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पहुँच जाता है। तो तकनीक में सुधार हुआ है। दूसरा, संचार की सुविधाओं में भी सुधार हुआ है। संचार के, आप ऑर्डर दीजिए, घर बैठे ऑर्डर दे देते हो। चलो बोर हो रहे हैं, कुछ ऑर्डर दे दिया आपने, अमेज़न के ऊपर दिया, फ्लिपकार्ट के ऊपर दिया, मिंत्रा के ऊपर दिया, अपनी जियो मार्ट के ऊपर दिया, आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है। तो ये इन्होंने व्यापार को, एक दूसरे देशों को ज़्यादा नज़दीक लाया। यानी कि जो तकनीक में अगर सुधार नहीं होता तो क्या ऐसा हो पाता? नहीं हो पाता, क्योंकि एक व्यक्ति सोचता ही नहीं कि मैं दूसरे देश में व्यापार करूं, क्योंकि उसे पता ही नहीं चल पाता कि मेरा काम धंधा कहाँ चल रहा है, मेरा पैसा कहाँ लगा हुआ है। कोई गायब हो जाता तो कैसे ढूंढ पाते। अब तो साथ ही साथ वो कैलकुलेट, यहाँ पर उनकी बिजनेस चल रहा है और वहाँ कैलकुलेशन जो हो रही है, अकाउंटिंग जो हो रही है वो यूएसए में हो रही है, साथ ही साथ पता चल रहा है कहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा बिक रहा है। तो पहला जो कारक है जिन्होंने वैश्वीकरण को संभव बनाया वो है तकनीक। तकनीक में आएगा, परिवहन के साधनों में सुधार हुआ है और दूसरा संचार के साधनों में सुधार हुआ है। तो परिवहन प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार हुआ, इसमें कम लागत में लंबी दूरी की वस्तुओं को तेजी से आपूर्ति को संभव बनाया। यानी कि अब कम लागत में विदेशों से भी वस्तुएं यहाँ पर पहुँच पा रही है, पहले ऐसा नहीं था। सूचना और प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी में भी सुधार हुआ। इंटरनेट हम कह लीजिए, मोबाइल है, सबके हाथ में आ चुके हैं, तो इसमें भी सुधार हुआ। इसने भी वैश्वीकरण में भूमिका निभाई है। हम यहाँ से अमेरिका में क्या हो रहा है यहाँ बैठे बैठे देख पा रहे हैं और व्यापार को भी आसानी से कर पा रहे हैं। तो ये 2 कारक हैं जिन्होंने वैश्वीकरण को संभव बनाया। जो प्रौद्योगिकी में आएंगे आप इनको अलग भी लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा जो कारक है वो है विदेश व्यापार और विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण। यहाँ पे संभव बनाने वाले कारक में दूसरा उदारीकरण भी है। उदारीकरण क्या है उसको हम समझते हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित जो विभिन्न नियम थे पहले, तो वहाँ पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे। यानी कि सरकार ने कुछ बाधाएं या फिर प्रतिबंध है उनको लगा दिया था। कब? आज़ादी के बाद हमारे देश में लगाया गया था। वो इसलिए लगाया गया था कि उस वक्त हमारे कारखाने नए थे, अगर विदेशी कंपनियां उसी वक्त आ जाती तो हमारे कारखाने तो बचपन में ही बेचारे ख़त्म हो जाते। तो उस वक्त हमने बाधाएं या फिर व्यापार अवरोधक लगाए। व्यापार अवरोधक क्या होता है कि अपने देश की कंपनियों को सुरक्षा देने के लिए बाहर से आने वाली कंपनियों या फिर वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा देना व्यापार अवरोधक कहलाता है। तो इन व्यापार अवरोधकों को जब हटा दिया जाता है तो वो उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण की नीति कि आओ यहाँ पे व्यापार करो। तो हमने 1991 में उदारीकरण की नीति को अपनाया। ठीक है, किसको अपनाया? उदारीकरण की नीति को अपनाया। अगर उदारीकरण ना अपनाते तो शायद वैश्वीकरण का प्रभाव हमारे देश में नहीं होता। तो अब 2 चीज़ें हैं कि लगाया क्यों था। हमारे देश की कंपनियाँ क्योंकि उस वक्त युवावस्था में थी या बाल्यावस्था में थी, शुरुआत में थी, तो उनको सुरक्षा देने के लिए हमने इन व्यापार अवरोधकों को लगाया था, ट्रेड बैरियर्स को। 1991 में हमें लगा कि हमारी कंपनियों को विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करना चाहिए, इससे इनकी गुणवत्ता भी सुधरेगी और दूसरा ये कि इन कंपनियों को भी विदेशों में जाने का मौका मिलेगा। तो इसलिए हमने व्यापार अवरोधकों को हटा दिया। तो यहाँ पर हमने आयात पर कर, यानी कि व्यापार अवरोधक वो 2 तरीके से लगाए जाते हैं। एक तो आयात पर कर लगा दिया जाता है, ये एक उदाहरण है व्यापार अवरोधक का। विदेशी व्यापार, जो व्यापार के जो वस्तुएं हैं उनके व्यापार में हम कई बार वृद्धि या कमी करने के लिए हम कर लगा देते हैं। अगर बढ़ाना हो किसी चीज़ का तो हम कर को कम कर देते हैं और लगाना हो तो हम
अगर कम करना हो कि वस्तुएं कम आए तो हम बढ़ा देते हैं कर को। ये व्यापार अवरोधक होते हैं, यानी कि ये नहीं कहा जाता कि भैया हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ टैक्स को कम या ज़्यादा करते हैं, इसे व्यापार अवरोधक बोलते हैं। कई बार एक तरीका और भी होता है, कोटा सिस्टम होता है, यानी कि कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि इतना ही सामान यहाँ पर आ पाएगा, तो ये व्यापार अवरोधक होते हैं। तो इसके लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं, एक तो कोटा निर्धारित कर दिया जाता है, कोटा सिस्टम होता है, और दूसरा ये होता है कि वस्तुओं के ऊपर कर को बढ़ा दिया जाता। तो दूसरा जो कारण था जिसने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया वो था उदारीकरण की नीति। तो पहला हो गया प्रौद्योगिकी में सुधार, जिसको अलग अलग लिख सकते हो, परिवहन के साधनों में सुधार, और दूसरा है संचार के साधनों में सुधार। तीसरा लिख सकते हो उदारीकरण की नीति, जिसने वैश्वीकरण को संभव बनाया, उसका तीसरा पिलर है। अब एक और स्तंभ है जिसने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया, वो है विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन WTO भी जिसे बोलते हैं, एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, यानी कि ये विभिन्न देशों के साथ समझौता करते हैं, कोशिश करते हैं कि व्यापार अवरोधक ना लगाए जाएं। तो विश्व व्यापार को या वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में WTO की भी भूमिका रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में नियम निश्चित करता है WTO, एक काम ये होता है। दूसरा ये कि व्यापार संबंधी जो भी झगड़े होते हैं उसका निपटारा करता है। तीसरा कार्य होता है वैश्वीकरण को बढ़ावा देना। तो ये 3 कार्य होते हैं विश्व व्यापार संगठन के। हालांकि विश्व व्यापार संगठन है ये मुक्त व्यापार की अनुमति देता है कि बिना बाधा के मुक्त व्यापार होना चाहिए, लेकिन इस पर अमेरिका का दबदबा है। कई बार ये विकसित देशों का फेवर लेता है और जो विकासशील देश है उनके ऊपर अनुचित दबाव बनाता है, तो कई बार इसकी आलोचना भी की जाती है। तो ये था आज का हमारा कंटेंट, जिसमें हमने समझा वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण किस कारण हुआ। एक छोटी सी चीज़ और समझ लेते हैं कि वैश्वीकरण से क्या हुआ। एक क्वेश्चन दिया गया आगे कि वैश्वीकरण आप यूँ समझ लीजिए कि आपके मोहल्ले में एक दुकान थी, क्योंकि व्यापार अवरोधक लगाए हुए थे। उसके बाद 10 दुकानें हो गई क्योंकि आपने उदारीकरण की नीति अपना ली। अब उसके बाद क्या हुआ, वही वैश्वीकरण का प्रभाव है। अब 10 दुकानें आने के कारण एक तो आपको चॉइसेस मिल गई, एक के पास सामान नहीं है दूसरे के पास, एक के पास खराब है दूसरे के पास मिलेगा, यानी कि आपके विकल्प बढ़ गए। दूसरा ये है कि क्वालिटी अच्छी मिलेगी क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया आपस में। तीसरा ये भी है कि आपको सस्ती चीज़ें मिलेगी क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, तो सस्ती वस्तुएं मिल रही है, अच्छी अधिक गुणवत्ता की वस्तुएं मिल रही है, अधिक विकल्प मिल रहे हैं। इसके अलावा सेवाएं भी अच्छी मिलेगी। पैटीज़ खाने जाओगे अगर 10 दुकानें, कंपटीशन भी है तो कहेगा कि पाउच लो, साहब बैठो, अदरवाइज़ उसके नखरे होते थे। सेवाएं भी बेहतर हुई है, रोज़गार भी मिलेगा, कुछ लोगों को काम धंधा मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो इनकम भी बढ़ेगी। तो ये वैश्वीकरण के प्रभाव होते हैं। चलिए हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर हमारे जो दिए गए हैं 4 आज के क्वेश्चन से, क्वेश्चन बड़े हैं और उनके आंसर छोटे हैं। दुनिया के अधिकांश देश कुछ दशकों पहले की अपेक्षा अब एक दूसरे के निकट संपर्क में ज़्यादा पास हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ है और कैसे संभव हो पाया? तो दुनिया के अधिकांश देश है अब पहले की अपेक्षा एक दूसरे के अधिक निकट संपर्क में है। यह सब संभव हो पाया परिवहन और संचार के साधनों का तकनीकी विकास हुआ है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ और विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई, यानी कि ये सभी कारण है वैश्वीकरण के। उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने देशी उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अवरोधक लगाए थे। 1991 के आसपास इन अवरोधकों को हटाने का फैसला क्यों किया? भारतीय ग्राहकों को इस परिवर्तन से होने वाले किन्हीं 2 लाभों के बारे में बताइए। तो भारत सरकार द्वारा 1991 के आसपास इन व्यापार अवरोधकों को हटाने का फैसला लेने के 2 कारण थे। पहला, सरकार चाहती थी कि भारतीय कंपनियां भी विदेशी कंपनियों के साथ कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा करें। दूसरा, भारतीय कंपनियों को भी विदेशों में निवेश करने का मौका मिले। तो इस 2 कारणों से इनको हटाया गया था। इससे भारतीय ग्राहकों के लिए कुछ फ़ायदे हुए। पहला, विकल्पों और गुणवत्ता में वृद्धि हुई है, क्वालिटी बेटर मिल रही है, विकल्प भी बढ़े हैं। तीसरा, वस्तुएं सस्ती भी हो गई है, कंपटीशन के कारण हमें सस्ती वस्तुएं मिल रही है। उसके बाद तीसरा हमारा क्वेश्चन दिया गया, वृंदा एक आयातित टॉय ट्रेन खरीदना चाहती है जिसकी कीमत 300 रुपये है। बिल्कुल वैसी ही समान गुणों वाली एक अच्छी गुणवत्ता की ट्रेन भारत में बनी हुई है जो 350 रुपये में है। ओके, अब भारत सरकार क्या करती है कि आयातित खिलौनों पर 60% कर लगा देती है, यानी कि जो 300 वाला है वो 480 में मिलेगा। आप
आशातीत रूप से वृंदा अब कौन सा खिलौना खरीदेगी और क्यों? आपको क्या लगता है सरकार के इस कदम से भारतीय खिलौना निर्माताओं को क्या मदद मिलेगी? तो उम्मीद है अब वृंदा भारतीय टॉय ट्रेन खरीदेगी, क्योंकि भारत सरकार द्वारा 60% आयात शुल्क लगाने से आयातित टॉय ट्रेन की कीमत है वो 480 के आसपास हो गई। मैंने 450 लिखी है। दूसरी तरफ भारतीय टॉय ट्रेन है वह न केवल सस्ती है बल्कि गुणवत्ता में भी अच्छी है। अब भारतीय खिलौना निर्माताओं को क्या फ़ायदा मिलेगा? इस कदम से भारतीय खिलौना निर्माताओं को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा मिलेगी और वह अधिक सुगमता से अपना विकास कर पाएंगे, अपने व्यापार को बढ़ा पाएंगे। उसके बाद हम चौथे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो अंतिम क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। गोरंग एक युवा है जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मणिपुर में अपने छोटे से गांव में लौटता है। वह पाता है कि आदिवासियों द्वारा बनाए गए सुंदर अद्वितीय टोकरियों की शहरों में बहुत मांग है। वह ICT का उपयोग कर टोकरियों का एक लाभदायक व्यवसाय अपने आदिवासी समुदाय के साथियों के लिए कैसे शुरू कर सकता है। यानी हमें बताना है कि गोरंग है वो ICT यानी सूचना प्रौद्योगिकी को, यानी जो नई टेक्नोलॉजी है, संचार टेक्नोलॉजी, उसको उपयोग करके कैसे उनकी मदद कर सकता है। गोरंग टोकरियों के लाभदायक व्यवसाय के लिए ICT का प्रयोग करते हुए पहला एक ऐप लॉन्च कर सकता है। ऐप के द्वारा उनको ऑर्डर दिए जाएंगे और वो वहाँ से बेच सकते हैं। दूसरा वो ये कर सकता है कि ई-कॉमर्स के लिए जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा है, ऐसी वेबसाइट के साथ भी अपना व्यापार कर सकता है। तीसरा तरीका ये है कि वह एक वेबसाइट भी लॉन्च कर सकता है जिसके द्वारा लोग ऑनलाइन टोकरियों के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। तो इस तरीके से वो उनकी मदद कर सकता है। तो ये आज की हमारी वर्कशीट थी जिसमें समझने के लिए बहुत कुछ था। प्रश्नोत्तर काफ़ी आसान थे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक छोटे से कमेंट का भी वेट रहता है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।